अच्छा, कल तक जो हमने पढ़ाई की है यानी थ्योरी पढ़ा और क्लास में जो क्वेश्चंस किए उसमें डाउट है क्या? उसमें डाउट है कि वापस से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊं? वापस से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक भी पढ़ाना है क्या? सिर्फ ज्योमेट्रिक? ओके। क्वेश्चन में डाउट है? इस स्लाइड में से एपी के क्वेश्चन में डाउट है, बताइए कौन से पेज में? कौन सा क्वेश्चन है ये बताइए? इसमें मतलब कैसा डाउट है कि ये बिल्कुल ही समझ नहीं आया या फिर अप्रोच कैसे करना है इस चीज का? इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ करना कैसे, आप उसके बाद करके देखिए। उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो रहा था आई विल डू इट फॉर यू इन द क्लास, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है ना इज नॉट द क्वेश्चन इटसेल्फ बट द स्टेटमेंट इन विच द क्वेश्चन इज फॉर्म। जो इंग्लिश लिखा गया ना उसको समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा है लेट एपी ए सेमीकोलन डी डिनोट सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ फाइनाइट और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब उसमें सीरीज एंड नहीं हो रहा और उसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। डी इज ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 मतलब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता जा रहा है, उसके वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब 1 के बाद 3 और फिर 5 होगा रादर देन 1 के बाद -2 या -4। पीछे की तरफ नहीं जा रहा, आगे की तरफ जा रहा है। ये समझ आया? सो पूरा स्टेटमेंट यहाँ तक तो क्वेश्चन है ही नहीं, यहाँ तक तो बस बोला गया है कि कैसे क्वेश्चन को रीड करना, ठीक है। अब क्वेश्चन गिवन है एपी एक डिफाइन किया गया है 1 सेमीकोलन 3 मतलब उसका फर्स्ट टर्म हो गया 1 पहले एपी का, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म हो गया 1 कॉमन डिफरेंस 3 यानी अगला हो गया 4 7 10 इस तरह, ठीक है। अगला एपी है 2 से 5 यानी वो होगा 2 और 7 एंड देन 5 12 एंड देन 5 17, ठीक है। अगला एपी है 3 7 यानी 3 7 10 17। अरे मैंने क्या कर दिया? 3 10 7 ऐड हो रहा है ना, 17 4 24 इस तरह से। तो ये 3 एपी हो गए हमारे। इसमें कोई डाउट है कि 3 एपी कैसे फॉर्म किया? अब सवाल क्या है कि ये 3 एपी में जो इंटरसेक्शन है यानी क्या कॉमन टर्म्स, ठीक है, वो कॉमन टर्म्स मिला के इन्होंने एक और एपी बनाया, एपी विद ए एंड डी। वो जो नया एपी बना है उसका फर्स्ट टर्म ए होगा, ए से रिप्रेजेंटेड है और कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंटेड है। समझ आया क्वेश्चन क्या है? सो हमें बेसिकली एक कॉमन एपी निकालना है। इन तीनों एपी से जो भी कॉमन एपी आएगा उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा और इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझा कि नहीं? अब सवाल है कि कॉमन टर्म कैसे निकाले और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका याद है? इन तीनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका 3 गिवन है, इसका 5 गिवन है, इसका 7 गिवन है, तीनों प्राइम है तो एलसीएम तीनों का मल्टीपल होगा 105। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया। इशू क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? दैट इज द प्रॉब्लम ना, फर्स्ट टर्म क्या है। अब ऑब्वियसली इसमें ना मैन्युअली फर्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते क्योंकि कौन से नंबर पे फर्स्ट टर्म कॉमन आएगा तीनों सीरीज का वो बहुत दिक्कत वाली बात है ऐसे मैन्युअली निकालना। ऐसे अगर बहुत टाइम है तो मैन्युअली भी निकाल सकते हैं बट ऑब्वियसली ये सही तरीका नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि इसका mth टर्म, इसका nth टर्म और इसका pth टर्म ये फर्स्ट कॉमन टर्म होगा, ठीक है। ये फर्स्ट कॉमन टर्म होगा तीनों में। सो मैं mth टर्म पहले सीरीज का निकाल सकता हूँ। पहले सीरीज का mth टर्म क्या होगा? a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो होगा 1 + 2 नहीं 2 नहीं m मैंने फर्स्ट का m लिया ना तो m-1 इंटू 3, ठीक है। ये फर्स्ट इसका mth टर्म है। अभी सेकेंड सीरीज का nth टर्म इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो सेकेंड सीरीज का nth टर्म क्या है? 2 + n-1 इंटू 5
थर्ड सीरीज का pth टर्म इसके बराबर होना चाहिए, यानी 3 प्लस p माइनस 1 इंटू 7। ये तीनों बराबर होने चाहिए, तभी ये फर्स्ट कॉमन टर्म होगा। ये समझ आया? तो अभी मुझे क्या करना है कि ये इक्वेशन से m, n और p की ऐसी वैल्यू निकाल ले कि ये टर्म का जो भी आंसर आएगा सेम आंसर इधर भी आए और सेम आंसर इधर भी आए। तभी हम, मतलब मुझे ऐसा m का वैल्यू चाहिए कि जो इसका आंसर आएगा वही आंसर एक दूसरे n के वैल्यू से आएगा और एक तीसरे p के वैल्यू से आएगा, बट तीनों का आंसर सेम होना चाहिए। ये लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं? अब सवाल है वो वैल्यू निकाले कैसे? सिंपल, कंपेयर करके। ठीक है, कंपेयर कैसे करना है? जैसे कि मैं दोनों को n के टर्म्स में लिख लूंगा और ऐसे वैल्यू सर्च करूंगा जो दोनों को फिट हो। ठीक है, जैसे कि मैं पहले ये सेट ऑफ इक्वेशन लेता हूं। ये हो गया 1 प्लस 3m माइनस 3 इक्वल टू 2 प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, अब m के वैल्यूज में लिखता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, m के वैल्यूज में लिखूंगा n के टर्म्स में। ये -3 हो गया, ये -3 होगा, ये इस -3 से कैंसिल होगा। m हो जाएगा मेरा 5 ऑफ n माइनस 1 अपॉन 3। ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं? ठीक है, एग्जैक्टली ये चीज मैं इन दोनों के साथ भी करूंगा। ठीक है, इन दोनों के अगर मैंने ये साथ किया तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, सॉल्व कर रहा हूं। 2 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 7p माइनस 7। ठीक है, अब मैं p के टर्म्स में लिख रहा हूं तो ये मेरा हो गया -3। ठीक है, दिस इज -4। -4 इधर आया तो +4 हो जाएगा, -3 के साथ +1 हो जाएगा। 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 वुड बी इक्वल टू p। समझ आया क्या हुआ? पक्का? ये कैसे किया मैंने? अभी देखिए, मैंने अभी भी यही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, बस मैंने m को भी n के टर्म में लिख दिया, p को भी n के टर्म में लिख दिया। अच्छा, ये चीज नोट करने वाली बात है कि m, n एंड p हैज टू बी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। वो पोजीशन कभी 1.5 पोजीशन नहीं हो सकता, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन नहीं होगा, राइट? तो दे हैव टू बी नेचुरल नंबर। मतलब अब इसको हम हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि मैंने n की वैल्यू अगर मैंने 1 डाली तो इसका आंसर क्या आता है? 4/3, नॉट अ नेचुरल नंबर। 2 डाली 10 माइनस 1 अपॉन 3, 2 डाली तो 3 आ रहा है आंसर। सो अगर n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 डाला तो m 3 आ रहा है। सो आइडियली p भी एक नेचुरल नंबर ही आना चाहिए उसी n वैल्यू के लिए। यहाँ पे n वैल्यू मैंने 2 लिया था, यहाँ पे n वैल्यू 2 डालूंगा तो 11/7 आ रहा है, नहीं नेचुरल नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा अभी ये मैंने n इक्वल टू 2 पे मेरा सॉल्व हो गया था, राइट? नेचुरल नंबर आ गया था। अगला कौन सा लूप है? आइडियली 3 लेना चाहिए, फिर 4 लेना चाहिए। लेकिन इन टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे ये मेरा डिनोमिनेटर पता है ना, इन टाइप के क्वेश्चंस में हम सीधा डिनोमिनेटर ऐड करके जंप लगा सकते हैं। वी डोंट हैव टू गो टू 2 के बाद 3, वी कैन डायरेक्टली गो टू 2 + 3 5, क्योंकि ये 5 पे ही अगला सॉल्व होगा। ठीक है, अगर मैंने 5 डाला तो 25 माइनस 1 24 अपॉन 3 8 से 24। सो 5 पे तो ये सॉल्व हो गया। क्या ये 5 पे सॉल्व हो रहा है? 5 5 से 25 प्लस 1 26 अपॉन 7 नहीं हो रहा। इसका अगला नंबर क्या पिक करूं? 8 8 5 से 40 माइनस 1 39 अपॉन 3 सॉल्व हो रहा है। 8 क्या लिया? 8 5 से 40 प्लस 1 41 अपॉन 7 सॉल्व नहीं हो रहा। अगला क्या लूं? 8 + 3 11। ठीक है, 11 55 54 अपॉन 3 सॉल्व हो रहा है। 11 55 56 अपॉन 7 सॉल्व हो रहा है। सो ये ऐसा पोजीशन है जहां पे ये सॉल्व हो जाएगा। सो आप फर्स्ट सीरीज का 11th नहीं, n किसका है? n सेकंड सीरीज का है। तो सेकंड सीरीज का 11th पोजीशन, फर्स्ट सीरीज का क्या पोजीशन होगा बताइए? यहां पे जब मैं 11 डालता हूं तो 54 अपॉन 3 यानी 18th पोजीशन ऑफ सेकंड फर्स्ट सीरीज। और थर्ड सीरीज का आता है 56 अपॉन 7 ना, 8th। तो थर्ड सीरीज का 8th पोजीशन विल गिव यू कॉमन वैल्यू, फर्स्ट कॉमन वैल्यू। तो इससे तुम्हें a मिल जाएगा, ये वाला। ये वाला a मिल जाएगा। ठीक है, फिर a + d करना। आई थिंक a कितना आता है? 105 22 नहीं 52 आता है, आई डोंट नो, देख लेना क्या आता है। आई थिंक 52 आता है। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन? खुद से कर लेना बाकी का। ओके, नाउ
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये पूछा था ना आपने। ओके ठीक है, ऑब्वियसली मैं सिर्फ फंडामेंटल समझाऊंगा, क्वेश्चंस आपको फिर से ट्राई करना है। I'm assuming कि आपके फंडामेंटल्स में दिक्कत आ रही है, एंड इस बार मैं क्या करूंगा ना, समझाते हुए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ कंपैरिजन नहीं करूंगा। ओके गॉड, एनीवेज ठीक है, ध्यान दीजिए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस एंड सीरीज किसको डिफाइन करते हैं, जहां पे एक पैटर्न ऑफ नंबर हम फॉलो करते हैं, एक पैटर्न फॉलो होता है, यहाँ पे 1 1 के डिफरेंस से आगे बढ़ता जाता है, दैट्स अ स्पेसिफिक पैटर्न। यहाँ पे 1 1 ऐड करता जाता हूँ तो एक पैटर्न बनता है, एंड दैट्स माय सीक्वेंस। सम्स को ऐड करेंगे तो सीरीज बन जाएगा, सॉरी नंबर्स को ऐड करेंगे तो सीरीज बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सम कर करके ही एक सीक्वेंस बनेगा, आप मल्टीप्लाई कर करके भी सीक्वेंस बना सकते हो। जैसे कि अगर मेरा पहला नंबर ऑफ अ सीक्वेंस इज 2, क्या इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला नंबर क्या बनेगा? 6। इस पे 3 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगला नंबर बनेगा 18। 18 पे 3 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या बनेगा? 54। ओके 54। इस तरह से 3 मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। ये आपको जो सीक्वेंस है ना एकदम ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, आपको रियलाइज करना पड़ेगा अरे ये 3 के मल्टीपल में बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या है ना, अर्थमेटिक में आपको ऑब्वियस दिख जाता है एकदम कि ऐड करते करते बढ़ जा रहा है, इट्स इजी टू विजुअलाइज। ज्योमेट्रिक में आपको वो 6/2 मेंटली करना पड़ेगा, 18/6 मेंटली करना पड़ेगा, 54/18 3 आ रहा है, सब में 3 3 आना चाहिए। लेकिन तो ये भी हमारा एक सीरीज होता है, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है। सेम लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके कॉन्सेप्ट्स रहेंगे इन टर्म्स ऑफ समेशन। समेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a/1 - r इंटू 1 - r⁴n। r क्या है? जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस होता था, इसमें कॉमन रेशियो होता है, मतलब 6/2 इज r, दैट इज कॉमन रेशियो। तो r की वैल्यू कैसे निकालते हैं पता है? फर्स्ट टर्म क्या हो गया? a, वो स्टैंडर्ड है, तो ये हमारे समेशन के फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है। अगर इसमें एक फायदा रहता है कि जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं उसमें हम इनफाइनाइट सीरीज का सम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज का सम इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है और उसमें जो कॉमन रेशियो है ना वो लेस देन 1 है, जैसे 1/2 हो गया या 2/3 हो गया, इस टाइप के नंबर्स, तो हम उस इनफाइनाइट सीरीज का समेशन निकाल सकते हैं। इनफैक्ट इसका जो r इट हैज कैन बी लेस देन 1 बट हैज टू बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। इसको कई बार मॉड r करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉड r लेस देन 1 को एक्सपैंड करेंगे तो यही बनेगा, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है तो हम सम टिल इंफिनिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक हो गया, दैट्स इट। और कुछ है ही नहीं थ्योरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, बाकी देखना अगला क्वेश्चन ही होगा। अच्छा थ्योरी है, ओके, ये मैं समझा देता हूँ। दिस इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर मेरे 3 टर्म्स कंसेक्यूटिव ए बी सी है और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, देन ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। ये समझ आया? और अगर 3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। दीज आर बेसिक फॉर्मूला जो कि आप स्टैंडर्ड ऐसे b/a से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन रेशियो को इक्वेट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। नो टर्म्स ऑफ जीपी कैन बी 0, अदरवाइज वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है, नॉट डिफाइंड की तरफ चला जाता है। इसके बाद से क्वेश्चंस आ गए। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्यूशंस देख के। किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इशू आ रहा है समझने में तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप पूछिए, लेकिन क्वेश्चन आपको ट्राई खुद करना पड़ेगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, जिस क्वेश्चन में हम कल रुके थे उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं उसमें भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए बाय द वे, ठीक है। ओके, लेट मी चेक। ये वाला क्वेश्चन, ओके,
आज क्या है, फ्राइडे है राइट, संडे को आपका टेस्ट है पता है ना, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स का नहीं, 12 क्वेश्चन आएंगे 9+3 के फॉर्म में, ठीक है। 3 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 9 एमसीक्यूज होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, गलत करने पे आंसर -1, नहीं करने पे अटेम्प्ट 0। जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वही क्वेश्चन पेपर ही लौटाना है वापस, ठीक है, उसी में ही आंसर मार्क करना और फिलिप्स में आंसर लिखना है, कोई इसमें सोल्यूशन नहीं निकलना। सोल्यूशन लिखोगे तो उसको कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले कि स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे, नो, ठीक है। अपने रफ कॉपी लाइए, उसमें जो भी कैलकुलेशन करना है कीजिए, ठीक है। एंड 1 घंटे में खत्म करना है। अभी से 12 क्वेश्चन दिए है, अगली बार 15 दूंगा, उसके अगली बार 20 दूंगा, फिर 25 दूंगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जेईई मेंस में 25 ही आते हैं 1 घंटे में, ठीक है। इसमें आपका इंटेंशन होना चाहिए कितने सही कर पाते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप चाहे तो उसको अटेम्प्ट मत कीजिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ -1, बट कई स्टूडेंट्स का अप्रोच रहता है वो अटेम्प्ट करते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन, यू डिसाइड योर अप्रोच, आपको क्या सूट करता है। उनको लगता है कि 5 तुक्के मार देंगे, एक भी तुक्का सही हो गया तो ही बैलेंस हो जाता है, 2 तुक्का सही हो गया तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, तो उस टाइप का। अगर लेकिन 5 के 5 गलत हो गए तो -5 भी हो जाएगा, हो सकता है अपने 5 अर्न किए वो 5 के 5 हो गए और 0 आ गया। 0 भी आते, बाय द वे नेगेटिव मार्क्स भी आते हैं, हमारी इंस्टीट्यूट के बच्चों में ही आए, तो इट्स नथिंग अनयूजुअल। अगर आता भी है तो डोंट गेट डिस्करेज, क्योंकि स्टार्टिंग में दे रहे हो आप, होता है, ठीक है। क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी मिक्स, टफ क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर PYQs जो पहले आ चुके हैं, ठीक है। सो उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। और कई क्वेश्चंस होंगे जो PYQs के सिमिलर होंगे लेकिन एग्जैक्ट वैसे नहीं होंगे। एक आध क्वेश्चन थोड़े इजी भी होंगे, नॉट इजी एज इन कंपेयर टू जेईई मेंस इजी होगा वो, तो उस चीज का ध्यान रखिए। ज्यादा मतलब इमोशनल इंपैक्ट लेके मत कीजिएगा, जैसा हो रहा है आराम से कीजिए, जो भी आंसर आएगा मार्क्स आएगा, ठीक है। उसको ही इंप्रूव करने के लिए बाकी क्लासेस हैं हमारे, ठीक है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, मंडे को जो फर्स्ट क्लास होगा ना 10:45 से 12:15 वो मैथ्स का होगा, ठीक है। सो अब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ये 4 क्लासेस होंगे हफ्ते में, ठीक है, 1.5 आवर्स के। ओके, चलो ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, एन टर्म तक का सीक्वेंस में सम निकालना है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आपको, तो एक्सपेंशन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अभी तो इन्होंने सिर्फ स्क्वायर में दिया तो एक्सपेंशन बहुत इजी है। अगर यहाँ पे 10 होता तो हम बाइनोमियल थ्योरम जो आगे पढ़ने वाले उस हिसाब से एक्सपेंड करते, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में मल्टीपल मतलब हायर ऑर्डर के एक्सपेंशन भी सिखाया जाता है, ठीक है। सो अभी के लिए एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, ये एक्सपेंड करेंगे, क्या बनेगा, x² + 1/x² प्लस 2, क्योंकि x इंटू 1/x आपस में कट के 1 रह जाएगा, ठीक है। ये समझ आ रहा है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, x⁴ + 1/x⁴ प्लस 2, सबका एक्सपेंशन ऐसे होगा। nth टर्म का एक्सपेंशन क्या होगा, यहाँ पे nth टर्म होगा xn + 1/xn का होल स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन होगा x⁴ + 1/x⁴ प्लस 2, ठीक है। ये एक्सपेंशन में लिख नहीं रहा हूं मैं, क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट टर्म आफ्टर एक्सपेंशन है सबको एक साथ लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन करने के बाद हर एक टर्म का फर्स्ट टर्म क्या आएगा, पहले का आएगा x², अगले का आएगा x⁴, अगले का क्या आएगा x³ का होल स्क्वायर, x⁶। इस तरह से nth टर्म का क्या आएगा 2n, खत्म। ये एक सीरीज बन गया। ये सिर्फ फर्स्ट टर्म्स के सीरीज बना, तो इसके बाद प्लस क्या करेंगे, सेकेंड टर्म का सीरीज बनाएंगे। उसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1/x², 1/x⁴ प्लस 1/x⁶, करते करते 1/x⁴ है, ठीक है। लास्ट सीरीज क्या बनेगा, जो एंड में 2 बजेगा सर, ठीक है। तो 2 कितनी बार ऐड करना पड़ेगा मुझे, n टाइम्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिए, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज है विद कॉमन रेशियो x², x4/x2 = x², ये कॉमन रेशियो है। ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, कॉमन रेशियो क्या होगा 1/x²। इसका फॉर्मूला लगा के क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म इज x², देन r क्या है मेरा x² टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय x² -1, r -1। ये समझ आया कैसा है सबको, ये फर्स्ट टर्म कैसा आया, पक्का। फिर अगला टर्म क्या बनेगा, 1/x², ये यहाँ पे x² फर्स्ट टर्म था, यहाँ पे 1/x² फर्स्ट टर्म है, तो ये लिखा। सिमिलरली 1/x² का टू द पावर n -1 अपॉन 1/x² -1, ठीक है। और थर्ड क्या बनेगा,
2n, 2 को अगर m टाइम्स ऐड करेंगे तो 2n बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ गया। इसके सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं करना, एलसीएम लेके बस ऊपर ऐड करके नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा आंसर सेम है, ये जो बीच का साइन है वो नेगेटिव आ रहा है, वहां पे पॉजिटिव। रियली? अरे ये कॉमन लिया है इसलिए पॉजिटिव आया। तुम्हारा ये नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? हाँ तो ये ठीक है ना। उसके बाद कॉमन लेके पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बीच में ये वाला दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, ये वाला साइन आया, बाकी उन्होंने पूरा कॉमन ले लिया। तुम्हारा क्या आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। हाँ ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है एंड ये, हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव ही आएगा। अगर तुमने नेगेटिव लिया है कॉमन लेने के बाद, तो कॉमन लेने के बाद मैंने ऐसे किया क्योंकि उन दोनों x²। हाँ अरे तुम अगर नेगेटिव डालोगे इससे मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर इससे तुमने नेगेटिव कॉमन लिया ना तो नीचे से भी नेगेटिव कॉमन लोगे तो वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सो इट रियली डजंट मैटर। तुमने क्या किया ना, इसको तुमने टर्न ओवर किया, राइट? तो नेगेटिव बाहर लिया और इसको माइनस कर दिया। तुमने इसको टर्न ओवर किया, उसका नेगेटिव बाहर नहीं लिया ना, तो इसके फिर से प्लस हो जाएगा। या कौन सा, यही क्वेश्चन कि इन दोनों में से कॉमन लेना, ये समझाना। देखो अच्छा मैं इसमें ही कर देता हूँ। अपेरेंटली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तक सबका सॉल्व हो गया, कॉमन लेने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, अभी आप ये देखिए, मैं यहीं पे समझा देता हूं। ये जो स्टेप है ना, जो मैंने ये वाला स्टेप लिखा था 1/x², ये 1/x² का होल टू द पावर n -1, ये स्टेप तक सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये वाला स्टेप हमने फिर से ये वाला टर्म एग्जैक्टली वैसे ही लिख दिया। ठीक है, और इस वाले टर्म को मैंने एलसीएम लिया है 1/x², 1/x²n -1 ऊपर है, फिर 1/x² -1 नीचे। ये 1/x² जो एकदम बाहर मल्टीप्लाइड, इसको मैं छोड़ रहा हूं। ये अंदर के टर्म को मैंने ऐसे लिखा है। ये समझ आया क्या किया मैंने? n को अंदर लेके गया ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट के और माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टेप ये कैसे बना, समझ आया कि नहीं? समझ आया? अब क्या लूंगा? एलसीएम। एलसीएम लिया तो 1 - x² ऊपर चला जाएगा, ये नीचे पूरा 1/x² रहेगा। यहाँ पे x² ऊपर चला जाएगा, नीचे पूरा 1/x² रहेगा। समझ आया? अब हमारे पास एक 1/x² ऑलरेडी बाहर मल्टीप्लाइड था, ये जो x² है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है कैंसिल कैसे करना है, इसको पहले फिर ऊपर लेके जाइए x² को, और ये यहाँ पे जाएगा। जब भी कोई भी फ्रैक्शन इस फॉर्म में होता है ना, कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन है, उसमें हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? ये x को इधर लेके जाते हैं, इस y को ऊपर लेके जाते हैं। ये डबल एरो याद रखिए। ये ऐसे ही कोई भी, अगर मान लीजिए कोई आपके पास फ्रैक्शन है a/b, लेकिन नीचे सिर्फ x है, नीचे वाला फ्रैक्शन नहीं है, तो उसको फ्रैक्शन बना दीजिए /1 करके और फिर सॉल्व कीजिए, तो आपका आराम से हो जाएगा। यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया। ये इसका फ्रैक्शन है, इसको इधर लेके गया और एकदम नीचे वाले x² को ऊपर लेके गया, फिर आप कैंसिल कीजिए। अगर फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आती है तो सिंप्लीफाई करके कीजिए। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? 1 - x²n, नीचे बनेगा 1/x², और ये वाला जो x²n है ना, ये यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों सेम है। इसमें x²n पहले है, इसमें बाद में है, तो इसको आप पहले ला सकते हैं। पहले लाएंगे तो एक नेगेटिव कॉमन आ जाएगा बाहर, लेकिन डिनोमिनेटर के भी x² को पहले लाएंगे तो नेगेटिव कॉमन आएगा बाहर, वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो आप इसको ऐसे लिखे या स्वैप करके ऐसे लिखे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, तो इसका x² कॉमन अंदर रह जाएगा, जो कॉमन नहीं आया, इसका 1/x²n ये अंदर रह जाएगा। इट इज जस्ट अ सिंपल कॉमन टेकिंग प्रोसेस, और बाहर का 2n तो ऐसे लावा जिस पर है ये बाहर, इसमें कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे बस कॉमन लिया गया। समझ आया? दिस वॉज नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इशू, इट वॉज अ अलजेब्रा इशू। ठीक है, अलजेब्रा में ही मैक्सिमम इशू आने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन। Let A, B, C be in an AP, A² B² C² be in GP.
ठीक है, एपी और जीपी का डिफरेंस याद है ना? ओके, इफ देखिए ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, मतलब सी इसमें सबसे बड़ा टर्म है, दैट मीन्स इसका जो भी कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन रेशियो वो पॉजिटिव है, वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, दैट्स वाई सी सबसे बड़ा होगा, लास्ट टर्म सबसे बड़ा तभी होगा ना जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है, एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2, ये भी गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा देखिए ये एपी में गिवन है एबीसी और एबीसी का सम भी दिया हुआ है, जब ऐसा सिचुएशन होता है कि एपी में गिवन है और उसका सम दिया होता है, हम क्या अज्यूम करते हैं टर्म्स को, डी प्लस एंड माइनस करते हैं, सो बीच वाला टर्म है मेरा b, तो मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा d माइनस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा b प्लस डी, ये असम्पशन ठीक है, और तीनों का सम भी गिवन है मेरे पास, तो सम कितना गिवन है 3/2, समझ आया, सम 3/2 गिवन है, इसमें कोई दिक्कत, d प्लस एंड माइनस कैंसिल, तो 3b हो गया मेरा 3/2, b कितना हो गया 1/2, ठीक है, यहां तक डाउट है किसी को? b की वैल्यू आ गई है हमारी, मतलब मिडिल टर्म की वैल्यू आ गई है। अब हम सेकंड कंडीशन यूज करेंगे, सेकंड कंडीशन क्या है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी, जब तीन टर्म्स जीपी में होते हैं तो उनका रिलेशन क्या होता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है, यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये समझ आया क्या फॉर्मूला है, ये हमारे जीपी का बेसिक कॉमन रेशियो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब बी स्क्वायर कितना गिवन है, बी मेरा 1/2 है, तो बी स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, सो 1/4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी है, ये क्या करो बी स्क्वायर का स्क्वायर कर रहा हूं, यानी b टू द पावर 4 हो रहा है ये देखो ना यहाँ पे, जीपी में एबीसी नहीं है, जीपी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में, एबीसी जीपी में नहीं है, ठीक है, इसलिए ये जो फॉर्मूला लग रहा है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में लग रहा है, ठीक है, मैं पहले ना सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बी टू द पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, अब क्या मैं इसको b टू द पावर 4 करके 1/16 लिख सकता हूँ, इज दैट ओके? अच्छा a क्या है मेरे पास, b माइनस डी अज्यूम किया और c क्या अज्यूम किया है, b प्लस डी, ठीक है। अच्छा इनका भी होल स्क्वायर है बाय द वे, ये मत भूल जाना होल स्क्वायर, ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? अब ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू मेरी कितनी गिवन है 1/4 1/4 और 1/2 अभी निकाला मैंने, राइट, सो 1/16 वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1/4 माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर भी मत भूलना, ये अलग से बाहर लगाना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि एक्स्ट्रा गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीबी में, नॉट एबीसी। ये स्टेप समझ आया सबको? इसमें डाउट है इस स्टेप तक किसी को? अच्छा कहां तक समझ आया ये बताइए, ये समझ आया, ये इक्वेशन क्यों लिखा मैंने, ये समझ आ गया? उसके बाद तो आसान है पूरा, यही मुश्किल था। अच्छा ये समझ आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, b टू द पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये समझ आया, b की वैल्यू मैंने 1/2 निकाली थी। अच्छा एक काम करता हूँ, लास्ट स्टेप ये आपको होल स्क्वायर तक समझ आया, इसके बाद ना एक और एक्स्ट्रा स्टेप लिखता हूँ, क्या मैं RHS को लिख सकता हूँ b माइनस डी इंटू बी प्लस डी का होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये मैंने कॉमन ले लिया, बाहर एक साथ लिख दिया, तो अंदर वाला ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इन दोनों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या होगा b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये बाहर का होल स्क्वायर तो अभी भी है, ठीक है, b स्क्वायर क्या होता है 1/4 माइनस डी स्क्वायर, समझ आ गया? ओके अब ये स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो रूट लेना पड़ेगा मुझे, रूट में क्या होगा 1/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 16 का रूट होगा प्लस माइनस 1/4, समझ आया? क्योंकि ये स्क्वायर यहां से हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो 1/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, ये समझ आया सबको? ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी दो इक्वेशन बनेंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, ठीक है। सो 1/4 माइनस डी स्क्वायर इज 1/4 और 1/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/4, ठीक है। इस फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 1/4 कैंसिल हो जाए, इसलिए डी की वैल्यू 0 आ जाएगी,
अगर डी की वैल्यू 0 आती है डज इट सेटिस्फाई, क्योंकि अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो सारे टर्म सेम हो जाएंगे। हमें गिवन है कि सी सबसे बड़ा टर्म है, बी उससे छोटा है, ए उससे छोटा है, तो इसलिए डी इक्वल टू 0 हमारे लिए काम नहीं करने वाला। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर को इधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, सो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू डी स्क्वायर बिकम्स 1/2, डी बिकम्स 1/√2 प्लस माइनस। समझ आया ये सॉल्व कैसे हुआ? प्लस माइनस। अच्छा, अभी डी के फिर से दो वैल्यूज आ गए, प्लस 1/√2 माइनस 1/√2। क्या मैं 1/√2 नेगेटिव यूज कर सकता हूं? अगर मैंने ए में नेगेटिव कॉमन डिफरेंस डाल दिया तो बी जो है वो ए से छोटा हो जाएगा, और फिर बी में नेगेटिव डाला तो सी बी से छोटा हो जाएगा। लेकिन हमें गिवन है कि सी सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है, ए उससे छोटा है, यानी ए में मुझे पॉजिटिव ही ऐड करना पड़ेगा, तभी बी ए से बड़ा होगा एंड सी बी से बड़ा होगा। दैट मीन्स मेरा इसमें से सही आंसर क्या होगा? डी का, डी मेरा करेक्ट होगा प्लस 1/√2। गॉट इट? यहां तक ये सारे क्वेश्चंस घर पे आपको रीअटेम्प्ट करने होंगे कॉपी में, नहीं तो भूल जाओगे सब। ठीक है, ये समझ आया? अब मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ ए। ए मैंने क्या अज्यूम किया था? बी माइनस डी किया था, राइट? बी माइनस डी, क्योंकि सेंटर टर्म बी था तो ए मेरा बी माइनस डी था। बी की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने? 1/2। डी कितना निकाला है? 1/√2, बीच में माइनस है, ऑप्शन सी। गॉट इट? आगे बढ़े या थोड़ा सा सोक इन करने देना? बढ़ सकते हैं आगे? ओके। ओके, एग्जैक्टली वही तो मैंने समझाया कि उसमें से हम माइनस क्यों हमने रिजेक्ट किया और प्लस क्यों सिलेक्ट किया, तो आपको फटाफट बताता हूँ। देखिए, जब डी मेरा आया था प्लस माइनस 1/√2 तो दो ऑप्शंस आ गए, राइट? अभी मुझे क्वेश्चन में गिवन है जो ए बी सी आर इन ए पी, और ये भी गिवन है दैट ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, ये भी गिवन था। दैट मीन्स सी सबसे हाईएस्ट नंबर हुआ, हाईएस्ट नंबर हुआ ना, और बी उसका मिडिल नंबर हुआ, ए सबसे छोटा नंबर हुआ। अगर ए मेरा फर्स्ट टर्म है मान लो 1, उसमें मैंने अगर माइनस 1/√2 कॉमन डिफरेंस सिलेक्ट किया, माइनस 1/√2 किया, तो अगला नंबर जो ये मेरा बी बन गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर मेरा 1 है तो सेकंड टर्म मेरा 1 माइनस 1/√2, ये मेरा छोटा हो जाएगा 1 से। ठीक है, फिर अगला एक और माइनस करूंगा तो वो इससे भी छोटा हो जाएगा, लेकिन मुझे कंडीशन गिवन है कि ये सबसे छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, यानी मुझे प्लस वाला ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ओके, अभी तक हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जितना भी किया है उसके कुछ की टेक अवेज पढ़ लेते हैं। दिस बोर्ड ना, आई एम श्योर आप लोगों को ये दिख ही नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या? ओह थैंक गॉड। जो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है थोड़ा एक बार से रिवाइज करते हैं, उसके की टेकअवेज क्या थे? इफ a1 a2 a3 आर इन जीपी देन फॉर अ कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0, एक कांस्टेंट है नॉट इक्वल टू 0, अगर हम हर एक टर्म्स में k ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना तो रिजल्टेंट जो ज्योमेट्रिक जो सीरीज बनेगा वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, उस एक और कांस्टेंट से अगर हम हर एक टर्म को रेज टू द पावर कर दें तो वो भी जीपी बनेगा। दैट मीन्स अगर मेरा ए बी सी जीपी में है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी किस में होगा? जीपी में होगा। ठीक है, इसमें ना दो चीजें लिखी नहीं है, मैं और ऐड कर दे हूं। अगर ए बी सी डी मेरा जीपी में है, इफ इट्स गिवन, देन ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी ये भी जीपी में होंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये सब ऐसे पॉइंट्स है ना कि कई क्वेश्चन आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट करके आंसर निकाल सकते हो, आपको 1 सेकंड में हो जाते हो क्वेश्चन। ठीक है, एक और पॉइंट बताता हूं, अगर ए बी सी जीपी में है
तो log A, log B, log C AP में होगा, याद रहेगा। A B C GP में है तो log A, log B, log C AP में होगा। दिस इज ट्रू वाइस वर्सा ऑल्सो, कि अगर आपके पास कोई लॉग टर्म्स गिवन है जो AP में है तो उनके जो अंदर के नंबर्स है वो इंडिविजुअल नंबर्स GP में होंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। ओके, अगले पॉइंट में आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। ऐसा कुछ सिमिलर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी पढ़ा था ना, उसमें था सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस, वो सेम होते हैं। इसमें प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को एक बार समझ लेते हैं कैसा होता है। कि पहले मैं एक इवन नंबर ऑफ सीरीज लेता हूँ कि A1, A2, A3, A4 चार टर्म्स है। सो एक्सट्रीम टर्म्स क्या है, A1 और A4, उसके अगले टर्म्स ये है। तो ये देखिए इक्विडिस्टेंस टर्म है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये लास्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन से एक पोजीशन दूर है, ये लास्ट पोजीशन से एक पोजीशन दूर है, इक्विडिस्टेंस टर्म हो गया। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है यानी A1 इंटू A4 इज इक्वल टू A2 इंटू A3। ठीक है, एक और सीरीज लेते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, फिर से ये फंडा तो लगेगा ही कि A1 A5 किसके बराबर होगा, A2 A4 के बराबर होगा, बिकॉज दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड। लेकिन बीच में एक सिंगल टर्म रह गया, ये किसके बराबर होगा, सिंगल टर्म का क्या रिलेशन होगा, A3 स्क्वायर। इस टर्म का हम स्क्वायर करके, मतलब इसको बेसिकली खुद से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इन लोगों को तो पेयर मिल गया मल्टीप्लाई करने का, इसको खुद से ही मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है बाय द वे क्वेश्चंस में, इसका ध्यान रखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने अज्यूम करते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A, बीच का टर्म A, फर्स्ट टर्म A माइनस D, थर्ड टर्म A प्लस D, वैसे ही हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अज्यूम करेंगे बीच का टर्म A, फर्स्ट टर्म A अपॉन R, थर्ड टर्म A इंटू R। ये थ्री टर्म्स जब भी अज्यूम करना है व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन। अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो ये सब अज्यूम करके फायदा नहीं, और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड, फिर आप स्टैंडर्ड AR स्क्वायर ही अज्यूम कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्ट गिवन है किसी क्वेश्चन में और तीन टर्म्स इन्वॉल्व है, सो A अपॉन R, A AR, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, A अपॉन R, कॉमन रेशियो R। सेकेंड, अगर चार टर्म्स गिवन है तो फर्स्ट टर्म होगा मेरा A अपॉन R क्यूब, सेकेंड टर्म होगा A अपॉन R, थर्ड होगा AR, ये होगा AR स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है, और सॉरी क्यूब होगा, AR क्यूब। हाँ ठीक है, ये मेरा थर्ड टर्म होगा, फोर्थ टर्म। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, A अपॉन R क्यूब, इसमें कॉमन रेशियो क्या है, R स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखिए। पांच टर्म होगा तो वेरी सिमिलर टू दिस द फर्स्ट ऑप्शन, बट फर्स्ट ऑप्शन 1 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा और जो कॉमन रेशियो है वो R हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके ठीक है।
ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ जीपी इफ A3 इज इक्वल टू 2। थर्ड टर्म गिवन है, फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, सो अगर मेरे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए A1 A2 A3 A4 A5, ये मेरे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए। मुझे A3 की वैल्यू गिवन है 2। ठीक है, एनी आइडिया कैसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली, जो एक्सट्रीम टर्म्स या इक्विडिस्टेंट टर्म्स है उनका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं पहले। जैसे कि A1 और A5, ये किसके बराबर होगा? A2 A4 के, राइट। और ये किसके बराबर होगा? A3 का स्क्वायर। A3 का वैल्यू हमें पता है 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 4। दिस इज नॉट द आंसर। आंसर क्या है? A1 A2 A3 A4 A5, इन सब का प्रोडक्ट हमें निकालना है ना, दैट इज द आंसर। इसमें मुझे A1 और A5 का प्रोडक्ट पता है A3 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, A2 इंटू A4 पता है अगेन A3 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और जो A3 है इसको क्या लिखूंगा? A3 स्क्वायर नहीं, इसको सिर्फ A3 लिखेंगे, इसको स्क्वायर नहीं लिखना प्रोडक्ट करते टाइम। ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर मत कर देना गलती से। स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट को किया है और इन दोनों के प्रोडक्ट को किया है। ठीक है, सो A3 टू द पावर क्या आ गया? 5। A3 की वैल्यू 2 टू द पावर 5 कितना होता है? 32 बी। ओके, उससे क्या होगा? R कैंसिल हो जाएगा, A टू द पावर 5। हाँ, that's right। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers in GP is 216 and the sum of their product in pairs is 156, find the numbers। क्वेश्चन समझना आराम से। 3 नंबर्स है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers in GP is 216। प्रोडक्ट दिया हुआ है, 3 नंबर्स बोले तो क्या अज्यूम करेंगे? A/R, A और AR, क्योंकि प्रोडक्ट गिवन है। उससे A क्यूब 216 आ जाएगा। तो A क्या आता है? 36 इंटू 6, A आ गया 6। ठीक है, सो मुझे अभी क्या गिवन है उसी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। A/R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू 216। ये स्टेटमेंट में इशू है, किसी को समझ नहीं आ रहा ये वाला स्टेटमेंट? समझ आ गया सबको? सो A क्यूब क्या हो गया? 216, A हो गया 6 क्यूब रूट। ठीक है, तो एक टर्म तो आ गया मेरे पास। अगला पॉइंट क्या है? सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स। सम निकालना है किसका? प्रोडक्ट्स इन पेयर्स का। पेयर में प्रोडक्ट करके सम निकालना है। यस, हमें कैसे पेयर बनाने हैं? हमें पेयर बनाने हैं ऐसे, ये एक पेयर बनेगा। ठीक है, फिर ये एक पेयर बनेगा और एक और पेयर पे क्या बनेगा? ये। इनका क्या करना है? सम। द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स। ठीक है, सो A/R इंटू A प्लस A इंटू AR प्लस A/R इंटू AR कितना गिवन है? 156। समझ आ गया यहाँ तक? अब थोड़ा समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इस टर्म में A², सब में ना A² टर्म बन रहा है, तो क्या मैं A² कॉमन ले लूँ बाहर? ठीक है, A² कॉमन लिया तो अंदर बचेगा इसमें 1/R, इसमें बचेगा R और इसमें R कैंसिल हो रहा है तो सिर्फ 1 बचेगा, इक्वल टू 156। A मैंने कितना निकाला था? 6, तो A² हो जाएगा 36। तो इसको मैं 36 से डिवाइड कर सकता हूँ अगर मैं A² को RHS के डिनोमिनेटर में ले गया। ठीक है, ये कितना होगा? 6 2 12 3 36 2 3 2 13। ठीक है, 13/3 हो गया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस R² प्लस R। ठीक है, एलसीएम मेरा नीचे क्या रहेगा? R। R को मैं RHS में ऊपर ले जाके ऐसे 13R लिख सकता हूँ इससे मल्टीप्लाई करके, और ये जो 3 था RHS के डिनोमिनेटर में, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आता हूँ। ये स्टेप समझ आया सबको क्या किया मैंने?
ठीक है, अब ब्रैकेट खोल के 3 + 3r² + 3r, और इस 13r को यहाँ पे ले आ रहा हूँ LHS में, तो 0 हो गया। अब मेरा हो गया 3r² - 10r + 3। अब इसको सॉल्व, देखिए क्वाड्रेटिक बन गया, राइट। क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करेंगे? 3 × 3 9 है, यानी 9 को मुझे एडिशनल डिवाइड करना है, तो मैं इसको -9r - r लिख सकता हूँ 10 को इस तरह से, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा, अब 3r कॉमन ले रहा हूँ फर्स्ट टर्म से, अंदर बचेगा r - 3, अगले इन दोनों टर्म से मैं कॉमन ले रहा हूँ -1, सो r - 3 = 0। समझ आया यहाँ तक क्या किया मैंने? ये r है बाय द वे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू हो गई 3 and 1/3, दो वैल्यूज आ गए। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या r पे हमें कोई रेस्ट्रिक्शन दिया है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, टर्म्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमें दोनों r के वैल्यूज यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं पहले 3 यूज किया तो मेरे टर्म्स क्या बनेंगे? मिड टर्म तो मुझे 6 आइडेंटिफाई हो गया, तो फर्स्ट टर्म होगा a/r यानी 6/3 2, और थर्ड टर्म होगा a × r यानी 6 × 3 18। तो ये मेरा एक सीरीज बन गया, ठीक है। एक और सीरीज बनेगा जब मैं r 1/3 लूंगा। सो अगेन मिड टर्म मेरा फिक्स्ड है 6, फर्स्ट टर्म क्या होगा? a/r यानी 6/1/3 यानी 3 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई होके 18 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म है a × r यानी 6 × 1/3, 3 और 6 कैंसिल होके 2 बचेगा, तो ये मेरा सेकेंड टर्म है। ठीक है, ये सेकेंड टर्म, ठीक है। तो इसमें दो सीरीज निकल के आ रहे हैं। गॉट इट? आगे बढ़े? ओके। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्या? रहने दो, नहीं, बाकी लोगों ने शक्ल बनाई ना, नहीं करता हूँ, ठीक है। 2 मिनट है, फिर 2 मिनट में ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, देन माइट बी इजियर फॉर यू। A1 A2 A3 एक सीरीज है, इट इज एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इंक्रीजिंग मतलब कॉमन रेशियो एक पॉजिटिव, एंड इट वोंट बी अ फ्रैक्शन, 1/, फॉर्म में नहीं होगा, कुछ होल नंबर, मतलब होल नंबर जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ नॉन फ्रैक्शन, मतलब हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, ठीक है, ताकि वो एक इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन बने, ठीक है। और सारे पॉजिटिव नंबर से, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड है A1 A3 A5 A7 = 1/276। देखो यहाँ पे ना कुछ इक्विडिस्टेंट टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो उससे यू कैन गेट एन आइडिया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसका इक्विडिस्टेंस वाले को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको अगेन मिड टर्म जो रहेगा ना, A7 इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक मिड टर्म का भी यहाँ पे रोल आएगा। वो मिड टर्म जो रहेगा वो पता है क्या रहेगा? A4 रहेगा इस केस में, A3 और A5 के बीच में A4 बैठता है, ठीक है। उससे आपको ना A4 का एक आइडिया मिल सकता है। अगले इक्वेशन में दिया है A2 + A4 = 7/6। तो अगर आपको A4 का आइडिया इससे मिल जाएगा, तो इसमें आप A4 की वैल्यू डाल के A2 भी निकाल सकते हैं। A2 आ गया, A4 आ गया, फिर कह रहे देन द वैल्यू ऑफ A6 A8 A10 का सम इज इक्वल टू, अच्छा A2 आ गया, A4 आ गया, मतलब आपके दो टर्म्स आ गए। एक अप्रोच ऐसा हो सकता है कि A2 एंड A4 आ गया तो आप A और R निकाल दो, दो इक्वेशन बना के, या फिर आप ये रियलाइज करो कि A2 A4 A6 A8 A10 ये अपना एक जीपी फॉर्म कर दे रहे हैं, दिस इज अ न्यू जीपी, ठीक है, जिसमें इवन पोजीशन से हमने एक नया जीपी बना गया। सो आपके पास A2 आ गया, A4 आ गया, तो इससे आप कॉमन रेशियो निकाल लो डायरेक्ट। फर्स्ट टर्म आपका A2 है, तो आप A6 भी निकाल सकते हो, A8 A10 डायरेक्ट निकाल सकते हो और उसका सम कर सकते हो। समझ आया? सोच के देखिए, मैंने आपको थोड़ा डायरेक्शन दे दिया, 2 मिनट देता हूं, करके देखिए।
नहीं सर, हाँ रुको, किसी और का आगे बढ़ रहा है या सब अटक गए? अटक गए, ठीक है। अटक गया, वो आ रहा है मतलब लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हो क्या तुम? आर निकाल लियो, बट लास्ट स्टेप का आर निकाला या पहले का निकाल लिया? फर्स्ट सीरीज का निकाल लिया, A1 A2 A3 वाला। उसकी जरूरत नहीं थी, वही मैं आपको समझा रहा था, वो एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा, मैं दिखा दूँ कैसे। ठीक, ओके, आई हैव टू एक्सप्लेन नाउ। जिन जिनको इंटरेस्ट है वो देख लीजिए, अदरवाइज वी आर इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक, इट डजेंट मैटर कि इनफाइनाइट है कि नहीं है, क्योंकि हमें सम सिर्फ 3 टर्म्स का निकालना है। यहाँ पे हमें 4 टर्म्स का ही प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 2 टर्म्स का ही सम दिया है। सो इट डजेंट मैटर कि इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, क्योंकि हमें डील उतने से ही करना है जितना गिवन है। ठीक है, ओके। अच्छा, A1 A2 A3 इज इन प्रोग्रेशन, ये ठीक है। और यहाँ पे मुझे A1 A3 A5 A7 का प्रोडक्ट दिया हुआ है। सो ये मेरे जो टर्म्स हो जाएंगे, A1 A2 में सारे टर्म्स लिखता हूँ, ये मेरे 7 टर्म्स तक लिखे हैं मैंने। ठीक है, अब ये जो 7 टर्म्स लिखे हैं, इसका फर्स्ट एंड 7th टर्म, सेकेंड एंड 6th टर्म, थर्ड एंड 5th टर्म का प्रोडक्ट A4 स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि देखिए, सीरीज जितना भी बड़ा हो, उसका एक पार्ट तो ये भी है ना, ये भी एक जीपी बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक जीपी ही है, A1 से A7 जीपी ही है, तो इसमें भी ये सारे प्रॉपर्टीज वैलिड ही होंगे। ठीक है, सो कैन आई राइट दैट A1 into A7 is equal to A4 square? कैन आई राइट दैट? ये समझ आया सबको? अच्छा, कैन आई राइट A3 into A5 is A4 square? I can write that also, yeah. So यहाँ पे A1 into A7 को A4 square और A3 into A5 को A4 square से रिप्लेस कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो क्या बनेगा? A4 to the power 4 equal to 1/1296। ये समझ आएगी नहीं सबको? ओके, समझा?
अब हो जाएगा, ठीक है। अब आप अपना करते रहो, लेकिन मैं बाकी समझा देता हूँ। तो इससे A4 की वैल्यू क्या आएगी, इसका फोर्थ रूट बता दो कोई कितना होगा 1296 का 1/6 प्लस माइनस 1/6 प्लस माइनस होगा ना, माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिवन एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये मेरा A4 टर्म आ जाएगा। बाय द वे हमने R निकाला ही नहीं, ठीक है, ये इसलिए क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है, इसलिए हम प्लस वाला ही लेंगे 1/6, ठीक है। ओके, A4 आ गया। अगर A4 आ गया और इक्वेशन गिवन है A2 प्लस A4 इक्वल टू 7/36, क्या इसमें A2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? A2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 7/36 माइनस 1/6, ठीक है। इसमें डाउट है किसी को? ओके, ये क्या आ गया 36, मैंने एलसीएम लिया 7 माइनस 6 यानी 1/36। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करूंगा ना, A6, A8 और A10 निकालने के लिए मैं पुराने सीरीज में वापस नहीं जाऊंगा, मैं अपना नया सीरीज ही क्रिएट करूं जहां पे मुझे A2 की वैल्यू मिल गई है 1/36, A4 की वैल्यू मिल गई है 1/6। इसी को ही सीरीज को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो आगे मुझे A6, A8 और A10 भी मिल जाएगा। समझ आ रहा है? मैंने सिर्फ ऑड नंबर के टर्म्स पिक करके अपना सीरीज बना लिया, ऑब्वियसली वो भी जीपी में ही होगा, ठीक है। और ये जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा, देखिए A4/A2 से कॉमन रेशियो निकाल सकता हूँ 1/6 डिवाइडेड बाय 1/36, ये वाला प्रोसेस लगेगा। 36/6 इज 6 मेरा कॉमन रेशियो आ गया। सो अगर मेरा A4 1/6 है, A6 क्या बनेगा, उसमें कॉमन रेशियो 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो A6 इंटू 6 क्या होगा 1। A8 क्या बनेगा, A6 में फिर से कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करूंगा 6। A10 क्या बनेगा 36। हमें निकालना क्या है, A6 प्लस A8 प्लस A10 इनका समेशन 36, 42, 43 आंसर। एक बार करवा दो तो आसान लगता है, लेकिन याद रखना अगली बार के लिए कि सिमिलर क्वेश्चन आए तो यही माइंडसेट लगाना है, जहां पे आपको इस टाइप के टर्म्स दिखते हैं ना, इस टाइप के, और भी प्रोडक्ट में, तो देयर आर चांसेस कि हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एक्सट्रीम इक्विडिस्टेंस सम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो क्या होता है, समेशन होता है, ठीक है। इफ दिस क्वेश्चन इज फाइन, कैन वी मूव ऑन? ओह, ये अगला टॉपिक आ गया, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। चलो अगला टॉपिक करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में हो जाएगा ये, ठीक है। आइडियली मैं सोच रहा था अभी हमारे जो इसके क्वेश्चंस है ना, चेक पॉइंट 2 के जो क्वेश्चंस एंड डाउट्स है वो एक बार एक्सप्लोर करेंगे, बट आज अपने जो क्लास में सीखा ना, आई वांट यू गाइस टू रिविजिट दोस क्वेश्चंस अगेन एंड सी इफ यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी सीख लेते हैं, वेरी इजी टॉपिक, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एंड इसके भी आपको 2-3 क्वेश्चन ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। वीकेंड पे ट्राई कीजिए, फिर मंडे को जब मिलेंगे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? समझ ले क्या होता है? देखिए, एज द नेम सजेस्ट, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक साथ होगा, दोनों हमने सीख लिए। सो आइडियली ये ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए, लेकिन ये फॉर्म कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 1, 3, 5, 7, ठीक है, और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये 2 का कॉमन डिफरेंस है, इसमें रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो 10 है, 10 1 10 10 स्क्वायर 10 टू द पावर 3। एक तो मेरी हैंडराइटिंग, बट एनीवे समझ आ गया। अब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे बनेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर, दैट्स इट, वो बन जाएगा। तो पहला टर्म बन जाएगा 1, अगला टर्म हो जाएगा 30, अगला हो जाएगा 500, अगला हो जाएगा 7000। इसको आप आसान टर्म्स में समझने के लिए 1 इंटू 1, 3 इंटू 10, 5 इंटू 10 स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ आ गया? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, इसको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं कई बार, अरिथमेटिक को बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन तो सिंपल है इसका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ये मेरे गिवन टर्म्स थे तो nth टर्म का भी मैं निकाल सकता हूँ, राइट। सो अगर मेरा AP का nth टर्म क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। GP का क्या होता है, AR स्क्वायर, AR टू द पावर n-1।
इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट टर्म रहता है ना, ये हमेशा हम एपी को असाइन कर देते हैं, और जो जीपी का फर्स्ट टर्म होता है उसको हम 1 मान के ही चलते हैं। ठीक है, जो भी फर्स्ट टर्म रहेगा हम एपी को असाइन कर देंगे, उस हिसाब से एपी बढ़ता रहेगा, और जो जीपी है ना उसका फर्स्ट टर्म हम 1 ही मान के चलते हैं। ठीक है, इसलिए जो ये आएगा ना जीपी का जो प्रोग्रेशन होता है हमेशा कॉमन रेशियो बेस्ड प्रोग्रेशन ही होता है, ए क्योंकि 1 है इसलिए। ये समझ आए, जब हम एग्जांपल करेंगे और समझ आ जाएगा तब। ठीक है, सो मेरा nth टर्म क्या हो जाएगा, ये मेरा जीपी का n टर्म है, तो ए जीपी का n टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। समझा, घुसा? ठीक है, ये एक्चुअली इतना यूज होता नहीं है, बट फिर भी नहीं यूज होता है, बट कैसे यूज होता है मैं आपको समझाता हूँ बाद में, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होता, आपको वहां पे भी सोच के ही लिखना पड़ेगा कि हम nth टर्म को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल दिए, देखिए ये देखिए, ये nth टर्म यहाँ पे लिखा है, आपको विजिबल है पीछे दिख रहा है, ये क्या nth टर्म है, समझ आया? एग्जैक्टली सेम हमने सीखा कि कैसे डिराइव हो। 1 3x 5x स्क्वायर 7x क्यूब, ये कैसे एजीपी है समझ आ रहा है, क्योंकि 1 3 5 7 ये तीनों क्या है, एपी, और x देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 ही है जीपी का, फिर x स्क्वायर x क्यूब ये क्या है, जीपी है। सो हर एक एजीपी को ना हमेशा सेग्रीगेट करना पड़ेगा आपको टू अंडरस्टैंड कि वो एजीपी है। स्पेशली जब क्वेश्चन आएगा ना आपको तो बताया नहीं जाएगा एजीपी है, आपको तो फिगर आउट करना पड़ेगा एजीपी है, तो उसमें भी आपको सेग्रीगेट करके ही फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, 140 700 एंड 10,000, इसमें देखिए 1 4 7 10, इसमें ये 10 ना पूरा आएगा, ये 10 इज पार्ट ऑफ व्हाट, एपी, 7 के बाद का 10, तो जीपी क्या होगा, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, फिर 1000 है, एक्स्ट्रा जीरो मत ले लेना, वो जीरो एक्स्ट्रा एपी का पार्ट है। ठीक है, देखिए ये क्या है, 2 4 एंड 6 ये होगा एपी, इसमें जीपी क्या होगा, ये 0.1 से 0.2 से 0.04 जा रहा है, यानी 0.01 नहीं 0.1 मेरा जीपी है, कॉमन रेशियो है। ठीक है, सो 0.1 मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो यहाँ पे एक डेसिमल एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 के पहले, यहाँ पे 3 के पहले, क्योंकि मेरा 0.1 मेरा इसमें कॉमन रेशियो है, यानी 1/10। समझ आया हाउ एजीपी लुक्स? ठीक है, ओके, अब इसमें ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सीखते हैं, इवैल्यूएट। इसमें समेशन ना हमें पता है कि एपी का समेशन क्या होता है, जीपी का समेशन फॉर्मूला क्या होता है। एजीपी का हम समेशन फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ऑल्दो आपके बुक्स में ना एजीपी के समेशन का फॉर्मूला भी मिल जाएगा, बट आई डोंट सजेस्ट दैट, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है अंडरस्टैंड करने में, प्लस इसका जो प्रोसेस सीखेंगे ना वो प्रोसेस हमें आगे कुछ क्वेश्चंस करने में एनीवे सीखना पड़ेगा, सो इट्स बेटर वी लर्न द प्रोसेस है एंड उसको फिर करते हैं आराम से। ठीक है, और प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी नहीं है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन देखिए पहले, इसमें फर्स्ट टर्म है Sn 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसमें एपीजीपी क्या है और हमें n टर्म्स तक निकालना है, तो इसका एपी देखिए क्या है, इसका एपी है 135। एक्चुअली एपी आइडेंटिफाई करना इतना जरूरी नहीं है, जीपी ज्यादा जरूरी है। इसका जीपी क्या है 1x स्क्वायर। ठीक है, ये जीपी है हमारा। ठीक है, अब हम समेशन कैसे निकालते हैं ना, पहले हम Sn को एज सच लिख देंगे जो गिवन है, 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब, इस तरह से। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई करते हैं इसका जो जीपी सीरीज है उसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, x है, x स्क्वायर अपॉन x अपॉन 1, कॉमन रेशियो x है। तो इस टर्म को मैं अब इसके कॉमन रेशियो यानी x से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा LHS में बन जाएगा x ऑफ Sn, समझ आया? और अगला टर्म क्या बन जाएगा, x, ये क्या बनेगा, सॉरी प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x टू द पावर 4, इस तरह से। समझ आया? बाय द वे इसका मुझे nth टर्म भी लिखना पड़ेगा, इसका nth टर्म क्या होगा फर्स्ट सीरीज का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है 1 है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 2 है, 1 से 3, 3 से 5, d मेरा 2 है, इंटू r टू द पावर n माइनस 1, r क्या है x है, x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये मेरा nth टर्म हो गया।
nth टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2n माइनस 2, या nth टर्म हो जाएगा 2n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां तक समझ आया? अच्छा, अब जब मैं इसमें x x x मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो इसका nth टर्म होगा उसमें क्या इंपैक्ट आएगा जब मैं इसमें x मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए ये 2n माइनस 1 ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन x टू द पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, x टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि मैंने x एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक स्टेप समझ आया? स्टेप अभी तक कुछ नहीं किया मैंने, SN लिखा है और उसमें फिर कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके उसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है, अगेन इजी, घबराना नहीं है। ये अगर SN सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स SN, ऐसे लिख सकता हूं, SN कॉमन ले लिया बाहर। इसमें समझ आया ना सबको? अभी जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो नेक्स्ट RHS में आता है। RHS में आप देखिए, ये जो पहले 1 था ये x हो गया, जो 3x था ये 3x स्क्वायर हो गया, लेकिन अब इनकी जो मैचिंग है ना ये इनके साथ हो रही है, देखिए इन टर्म्स ऑफ पावर। SN माइनस एक्स SN, तो मैंने फिर SN कॉमन ले लिया बाहर, अंदर 1 माइनस एक्स रहेगा। ये स्टेप समझ आएगी नहीं RHS LHS वाला सबको? अभी RHS का स्टेप समझिए कि इनका जो पेयरिंग हो रहा है ना, एक ऑल्टरनेट नंबर आगे वाले से हो रहा है, ऑल्टरनेट नहीं, एक नंबर आगे वाले से हो रहा है, नॉट ऑल्टरनेट। समझ आ रहा है? पेयरिंग अभी मैं करूंगा, अभी मैंने किया नहीं। तो ये 1 है ना, इसकी पेयरिंग किसी के साथ नहीं है, सिंगल। ठीक है, लेकिन ये 3x माइनस एक्स हो सकता है। 3x माइनस एक्स क्या होगा, प्लस 2x, राइट। 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर, प्लस 7x क्यूब माइनस 5x क्यूब, 2x क्यूब। इस तरह से ना पूरा पेयरिंग चलता रहेगा, और जो लास्ट नंबर होगा ना ऊपर वाले सीरीज का, उसके नीचे वाले सीरीज के सेकेंड लास्ट नंबर से पेयरिंग हो जाएगा, यानी नीचे वाले सीरीज का जो लास्ट नंबर है वो अकेला रह जाएगा, इसके साथ कोई पेयरिंग के लिए होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मुझे इसको देखिए, ये सीरीज को मैं ऐसे प्लस प्लस करके लिख दूंगा, और ये देखिए ये एक ना मेरा जीपी फॉर्म हो रहा है, 2x स्क्वायर 2x क्यूब विद कॉमन रेशियो x, और यहाँ पे हमेशा जीपी ही फॉर्म होगा, हमेशा। इनफाइनाइट सीरीज हो फाइनाइट सीरीज हो, डजंट मैटर। तो ये तो आप बाय टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल सकते हैं, यहाँ पे जीपी ही फॉर्म होगा, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस हमें केयरफुली लास्ट टर्म लिखना नहीं भूलना है, 2n माइनस 1 x टू द पावर n। ठीक है, अभी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम समझा रहा हूँ ना प्रोसेस, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है समझने में, अदरवाइज प्रोसेस बहुत ही इजी है। सम लिखो, उसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके दूसरा, हाँ क्यों नहीं चेंज होगा, देखिए यहाँ पे जो हम पेयरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म है उसका पेयरिंग किसी के साथ नहीं हो रहा, इस तो सेकेंड टर्म से इसका पेयरिंग स्टार्ट हो रहा है, और सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म से पेयरिंग स्टार्ट हो गया। सो ये पेयरिंग ऐसे ऐसे करते करते फर्स्ट इक्वेशन का जो लास्ट टर्म होगा ना उसकी भी पेयरिंग होगी सेकेंड इक्वेशन के सेकेंड लास्ट टर्म से, सेकेंड लास्ट टर्म से पेयरिंग होगी, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन का जो लास्ट टर्म है ना उसके लिए पेयरिंग के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का लास्ट टर्म का पेयरिंग सेकेंड इक्वेशन के सेकेंड लास्ट टर्म से पेयर हो गया। इस टाइप से चलते चलते इससे जो लास्ट टर्म है वो किसी की पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट टर्म का पेयरिंग नहीं होगा, सेकेंड इक्वेशन के लास्ट टर्म का पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, सो ये जो बीच में जीपी बना ये दिख रहा है आपको, बस यही हमें सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। सो ये 1 अपॉन जो x है ये मैं RHS में ले जाऊंगा, सो SN हो जाएगा मेरा, SN वुड बी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको मैं RHS में ले गया, अंदर बचेगा ये वाला 1, फिर इस जीपी को सॉल्व करूंगा। अच्छा, इस जीपी में कितने टर्म्स होंगे ये बताइए मुझे। ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके सारे टर्म्स जीपी में आ गए, एक्स से स्टार्ट करके सारे टर्म्स आ गए जीपी में, सिवाय लास्ट टर्म के। लास्ट टर्म मैंने बाहर अलग से लिखा, नीचे वाले जीपी में n टर्म्स थे, तो ये जो आए टर्म्स ये कितने आएंगे, n-1। समझ आया? क्योंकि इसका एक लास्ट टर्म मैंने अलग से लिख दिया, लेकिन बाकी सारे टर्म्स का पेयरिंग होके अंदर आ गया n-1 टर्म्स से, तो जीपी में n-1 टर्म्स आएंगे। समझ आई ये प्रोसेस? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको जीपी का जो समेशन फॉर्मूला होता है वो लगाऊंगा, यानी a मेरा क्या है 2x इंटू ब्रैकेट में r टू द पावर n-1, r क्या है 2x स्क्वायर अपॉन x इज x, रेज टू द पावर n होता है ना, तो इसमें मेरा n कितना है n-1 है, नंबर ऑफ टर्म्स आर n-1, n-1 -1 डिवाइडेड बाय x-1,
r-1 का फॉर्मूला। ठीक है, सो ये पूरा जो समेशन है ये मेरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इस ब्रैकेट को क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि अभी लास्ट टर्म भी लिखना है मुझे, जो ये सिंगल पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब या तो ये फॉर्मूला याद कर लो या फिर ऐसे स्टेप से निकाल लो। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट नॉट टू मग द फॉर्मूला क्योंकि टू मच है और कहीं पे गलती भी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला ओनली। बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में 1 3 5 की जगह होता है a plus d a plus 2d, अदरवाइज ये x r² r³ भी रहता है, x से r हो जाता है और कुछ नहीं। समझ आया कैसे निकालना है? ठीक है, अगला भी करके देखते हैं, बट दैट इज एन इनफाइनाइट सीरीज विच इज मच इजियर देन फाइनाइट सीरीज। कैसे आपको बताता हूं। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में घुस रहा है क्या, या जाम हो चुका है? घुस रहा है ना? एक दो क्वेश्चन कर सकते हो बस बिफोर रैपिंग अप। ठीक है, सो ये वाला तो करते ही है। अच्छा, ये सीरीज दिख रहा है, इसका एपी क्या होगा बताइए? इंफिनिटी सीरीज का 2 4 6। जीपी क्या हो रहा है? कॉमन रेशियो 1/10। ये 0.1 है, 0.01 है, 0.001 है, दैट्स आवर जीपी। सो हमारा कॉमन रेशियो इसका आ रहा है 1/10। यहां तक समझ आ गया? तो SN मेरा SN लिखता हूं इंस्टेड ऑफ S इंफिनिटी 0.2, 0.04, 0.06 इस तरह से इंफिनिटी तक जाएगा। इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 0.1 मल्टीप्लाई करूंगा इंटू SN। क्यों 0.1 मल्टीप्लाई किया? दिस इज अ कॉमन रेशियो। ठीक है, 0.1 मल्टीप्लाई किया। तो अब देखिए, क्योंकि नेक्स्ट टर्म के साथ सेटिंग हो रही है ना, तो पहले मैं इसको शिफ्ट करके नेक्स्ट टर्म पे ही लिख रहा हूं। तो नेक्स्ट टर्म मेरा क्या होगा? इस पे मैंने 0.1 मल्टीप्लाई किया तो 0.02 हो जाएगा। 0.02 कैसे हुआ? इस पे मैंने 0.1 मल्टीप्लाई किया जो मेरा कॉमन रेशियो था। ठीक है, अगला टर्म क्या हो जाएगा? 0.004। अगला टर्म क्या हो जाएगा? 0.0006। और इसका हमें nth टर्म लिखना है? नहीं लिखना है क्योंकि इंफिनिटी तक है, तो इसमें जरूरत नहीं nth टर्म की। यहां तक स्टेप समझ आया क्या क्या मैंने? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 1 से अगर मैंने 0.1 माइनस किया तो कितना होगा? 0.9। 0.9 S ऑफ n। ठीक है, हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन का पहला नंबर सिंगल रह जाता है, इसको कुछ कर नहीं सकते। बाकी नंबर्स का क्या होगा? जीपी बनेगा। कैसा जीपी बनेगा देखते हैं। 0.04 से मैं माइनस कर रहा हूं 0.02, तो क्या आएगा? 0.02। फिर 0.006 से मैं माइनस कर रहा हूं 0.004, यानी ठीक है, इज दैट ओके? स्टेप समझ आए? ये इनफाइनाइट जीपी का सीरीज है। इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। कंडीशन क्या होता है? r हैज टू बी लेस देन 1। इसमें r कितना है? 1/10। 1/10 है। अब देखिए, मैं फिर से लिखता हूं 0.9 S ऑफ n इक्वल टू 0.2 प्लस a है मेरा 0.02 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 लिख देता हूं 1/10 a माइनस r। ये मैंने फॉर्मूला लिखा जस्ट फॉर रेफरेंस, a/1 - r। ये 1/10 लिखा है मैंने बिकॉज दैट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी सीरीज। तो वो स्टेप का पार्ट नहीं, जस्ट फॉर रेफरेंस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए क्या आता है। 0.9 SN 0.02। अच्छा, ये 0.9 हो जाएगा ना, प्लस 0.02 अपॉन 0.9। सॉल्व कर लेना, आ गया यार, मेरे में हिम्मत नहीं। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे, इसको RHS में नीचे ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं खुद थक गया हूँ।
20/81 आंसर आएगा इसका। इसके बाद इसके दो क्वेश्चंस है। ये वाला क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, PYQ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। उसके बाद विल स्टार्ट विद हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लेकिन उसके पहले चेक पॉइंट 2 के जो डाउट्स होंगे वो, और चेक पॉइंट 3 के मैं 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको लिखिए। क्वेश्चन 8, 9, 10। ठीक है, मंडे को अटेम्प्ट करके आइएगा प्लीज। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन अटेम्प्ट करना है। अनलेस यू डोंट अटेम्प्ट, आप सीखेंगे नहीं कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, और ये जो दो क्वेश्चन बचे हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, ये हम मंडे को करेंगे, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन करेंगे, एंड दैट्स इट। उसके बाद मीन स्टार्ट होगा, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, पीटी मीन, तो वो भी उसमें टाइम देना पड़ेगा हमें। ओके, तो आपने नोटिस किया होगा चेक पॉइंट से मैंने मीन वाले क्वेश्चन अभी नहीं कराए, तो हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास। हाँ बोलिए। ये इक्वेशन कैसे कर, मतलब जब इक्वेशन में स्क्वायर है। हाँ गुड, करते हैं नेक्स्ट क्लास में, बता दो, क्योंकि इक्वेशन का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है।